गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक का एग्जाम और बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2023 का। तो जैसे कि सारे विषय जो इम्पोर्टेंट है वो उसी तरह जो है आप लोगों को, जैसे आप लोग साइंस की तैयारी करते हैं, मैथ की तैयारी करते हैं, उसी तरह जो है आप लोगों को संस्कृत की भी तैयारी करनी होगी और वो मैं आपको कराऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा। जैसे कि जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो 8 पूछे जाते हैं, 16 क्वेश्चन में से 8 पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको लिखना होता है, तो उसकी तैयारी मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ। आपको गहनता से इसका ध्यान से सुनना होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं, जो कि आपको साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि महान लोग जो है संसार को कैसे पार कर पाते हैं। महान लोग जो है संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मंगलम पाठ से लिया गया है। आपने श्लोक पढ़ा होगा, यथा नदा सयंदमाना समुद्रे, कि जिस प्रकार नदियां नाव रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान हो या महान लोग भी जो है अपने नाम को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के से मिल जाते हैं। तो ये श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि महान लोग जो है संसार रूपी सागर को कैसे पार पाते हैं। तो महान लोग संसार रूपी सागर को अपने नाम को छोड़कर पार कर पाते हैं, इसका आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र जो है पटना, जिसे हम पाटलिग्राम भी कहते हैं, वो जो है आपका गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में जो है कुटनी मथांक में लिखा गया है, काव्यमीमांसा में लिखा गया है, भगवान बुद्ध ने अलग बताया है। उसको पृथ्वी का तिलक कहा गया है, सरस्वती का कुलगिरी कहा गया है पटना को। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि पटना जो है यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ है। तो ये सारी बातों को हम लोग उसमें नोट करेंगे। ठीक है, कि पटना जो है जो पहले पाटलिग्राम था पाटलिपुत्र बना। मगध जो पूरे भारत की जो सबसे शक्तिशाली जनपद था उसकी राजधानी रही है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना होगा कि पाटलिपुत्र जो है पटना गंगा नदी के किनारे ऐसा नगर है जो कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध बहुत सारे जो है यहाँ पे परिशिक्षित हुए थे। पिंगल, पाणिनि, पतंजलि यहीं से जो है परिशिक्षित हुए थे। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुटनी मथांक जो दामोदर गुप्त द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, उन्होंने इसमें इसकी चर्चा की है। ठीक है, देखिए तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, तो इस सब का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन उससे बेहतर होगा कि मैंने जो बताया है आपको उसको आप अपने शब्द में लिखिए। यही जो है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, अच्छा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म यहीं पे पटना में हुआ था। ठीक है, वो सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा उनका यहाँ पे जो है गुरुद्वारा भी है पटना सिटी में। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो है प्रकाश पर्व भी लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो इसीलिए जो है पटना उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथा क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने जो है पटना के विषय में क्या कहा था। क्वेश्चन आपका है भगवान बुद्ध ने जो है पटना के विषय में क्या कहा था। भगवान बुद्ध वो पटना के विषय में कहे थे कि ये जो पाटलिग्राम है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिग्राम। ये पाटलिग्राम जो है भविष्य में महानगर होगा। लेकिन ये भी बताया कि महानगर होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है हमेशा यहाँ के लोग आपसी मतभेद में घिरे रहेंगे और ये बाढ़ की समस्या से हमेशा घिरा रहेगा। ये बताए थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो आप लोग इसे सुन के नोट कीजिए, बाकी आंसर तो फ्लैश हो ही रहा है। आपको जैसे इच्छा हो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसका मैंने 3 पार्ट बनाया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। और इस मतलब कि पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन का जिक्र किया हुआ है, जिसको आप सही से ढंग से उसको लिख के और इसको याद करने का कोशिश करें। याद क्या, आप इसको अगर ढंग से समझ लेंगे तो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपने आलस कथा पाठ पढ़ा होगा, उसमें क्वेश्चन क्या है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको भी बता रहा हूँ बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग उसको एकदम श्योर ही देखें। वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, या कह सकते हैं कि आलस ताला में आग क्यों लगाई गई। ठीक है, एकदम क्वेश्चन रिलेटेड है। वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई या आलस ताला में आग क्यों लगाई गई, और इस कथा से जो है हमें संदेश क्या मिलता है, अब सुनिएगा आप लोग ध्यान से। तो वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए जब बृहस्पति देखे कि बहुत धूर्त लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गए और भोजन खा के आराम करते थे, तो उन्होंने क्या तरकीब अपनाई कि जितने भी लोग सोए हुए थे आलस ताला में सभी में आग लगा दिया गया। तो जो धूर्त लोग थे तो वो तो भाग गए, लेकिन जो 4 व्यक्ति थे वो यहाँ पे रुक गए और उनके बीच संवाद क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या क्या कहता है कि किस चीज का कोलाहल हो रहा है, यानी हल्ला हो रहा है। दूसरा व्यक्ति, देखिए इस संवाद को आप नोट कीजिए, ये पूछता है एग्जाम में बार बार कि पहला व्यक्ति क्या कहता है कि किस चीज का हल्ला हो रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि शायद कहीं आग लगी हुई है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि शायद हम पे भी कोई कंबल या पानी डाल दे। तो चौथा क्या कहता है कि ज्यादा बकबक मत करो, आराम से सो। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा कि चारों जो आलसियों के बीच में संवाद क्या हुआ, या आलस ताला में जो है आग क्यों लगाई गई। ठीक है, या वास्तविक आलसियों की पहचान। देखिए सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा तो याद करने का आवश्यकता नहीं होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस पाठ का संदेश क्या है, आलस कथा पाठ का संदेश क्या है। तो हम कह सकते हैं, देखिए तो हर एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में आलस करने, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आलस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आलस जो होता है व्यक्ति का महान शत्रु है। और आलसी व्यक्तियों का जो है दयालु व्यक्ति के अलावा कोई भी जो है उसको देखने का मतलब कोई भी उसकी गति नहीं है। जैसे स्त्री की गति क्या होती है, पति होता है। बच्चों की गति क्या होती है, माँ होती है। उसी तरह जो है आलसी का गति क्या होता है, दयालु व्यक्ति ही होता है। ठीक है, तो हमें ये जो है हमारे जीवन का महान शत्रु है, महान रोग है। अगर कोई व्यक्ति विकास करना चाहता है तो उसे आलस से हमेशा दूर रहना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि सबका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ही, आप उसको नोट कर सकते हैं या सुन के मेरी बातों को उसको आप लिख सकते हैं, वो बेहतर होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में कि विजयांका को जो है उसकी विशेषता को बतलाइए, या उसे सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। तो दांडी जो है नीलोत्पला श्लोक होगा आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। चौथा पाठ जो आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसमें नीलोत्पला श्लोक है कि पंखुड़ी जैसी जो है विजया को दांडी ने काली श्वेत वर्ण कहा दिया था, लेकिन उनके गुण को जाने बिना। तो उनकी विशेषता क्या थी, भले वो काली थी लेकिन उनमें ज्ञान और पूर्ण रूप से भरा हुआ था। पूर्ण रूप से मतलब वो बहुत ही ज्ञानी थी, इसलिए उनको क्या कहा गया है, सरस्वती शुक्ला। ठीक है, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया किसको, विजयांका। और उनको विजया कौन कहा था, काली कौन कहा था, दांडी का था। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, वो इसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का योगदान बताएं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज की जो गाड़ी है, जिसमें जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही महिलाओं का योगदान है, उसी तरह जो है संस्कृत साहित्य जो है उसमें जितना पुरुषों ने लेख लिखा है, जितना योगदान दिया है, उतना ही महिलाओं ने योगदान दिया है। जैसे कि मैत्रेयी, गार्गी, विजयांका, गंगा देवी। ठीक है, इन्होंने जो है, इन सभी ने संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विजयनगर की जो गंगा देवी है, ठीक है, ये सभी ने बहुत सारे मतलब कि अपने काव्य लिखे हैं, अपने लेख लिखे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल पुरुषों का योगदान जो है संस्कृत साहित्य में है, महिलाओं का भी उतना ही योगदान है। उसी को हमको नोट करना, लिखना है। ठीक है, अब जो है हम लोग को पढ़ना है अगला क्वेश्चन। अभी इसका सबका आंसर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको आंसर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आधुनिक काल की 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। तो आधुनिक काल की जो है 3 संस्कृत लेखिका, देखिए ये तीनों जो है आपकी आधुनिक वर्तमान काल की, या ऑब्जेक्टिव में जो है बार बार पूछता है मिथिलेश कुमारी मिश्र का नाम हो, पंडित छमाराव का नाम हो,
या वनमाला मावलंकर का नाम। ठीक है, ये आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप हर हाल में इसको याद रखेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। ये आधुनिक काल की जो है 3 लेखिकाओं के नाम लिखे संस्कृत साहित्य की। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होना चाहिए। यहाँ जितने लोग निवास करते हैं भारत देश में, सभी लोग का देशभक्ति कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जहां तक देशभक्ति का बात है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय हित पहला होना चाहिए, अपना हित बाद में राष्ट्र का हित पहले होना चाहिए। और सभी लोगों को जो है एकता, देखिए यहाँ पे सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है अगर एकता के भाव से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो सबसे बड़ी देशभक्ति यही होगी। और सभी प्रेम से रहते हैं, क्या होता है कि देशभक्ति में क्या होता है कि सबसे पहले आप राष्ट्र का ही देखें, तब अपना ही देखें। तो जब सब मिलजुल कर रहेंगे, देश के प्रति सोचेंगे, वही क्या हो गई, देशभक्ति हो गई। तो मैंने जो है टोटल 10 क्वेश्चन के बारे में बताया आपको। इसके नेक्स्ट भाग में मैं आपको भाग 2 में जो है 10 क्वेश्चन और बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इन्हें आप नोट करके लिख लीजिए, इसे समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू।